ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज एमरे जोशी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अब हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर्मूला शीट। ठीक है, सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो तुम्हें इस पर्टिकुलर शीट्स में मिल जाएंगी। ठीक, इस पर्टिकुलर शीट्स में तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्ड, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो कि तुम्हारे 12वीं के बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और तुम्हें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज इसमें मिलते हैं और जिसकी वजह से होती है गड़बड़ी। दो ही जगह गड़बड़ी होती है, या तो किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद होगा और या तो अगर उसे फॉर्मूला याद हो तो उसे कैलकुलेशन करने नहीं आता है। तो तुम्हें भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जाकर के, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला याद कर लो इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो वीडियो 10 मिनट के अंदर में हम लोग निपटा रहे होंगे। सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें यहाँ पे मिल रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को समझ लो। ऑक्सीडेशन हमें पता होता है, पुराने टर्मिनोलॉजी में ये होता था कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता था। ठीक है, और कोई रिड्यूस्ड होना होता था, जैसे कोई एक एलिमेंट होता था MnO2 और ये बन जाता था MnCl, तो यहाँ पे से ऑक्सीजन हट गया ना, तो MnO2 क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया। MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है, MnO2 रिड्यूस्ड हुआ। तो क्योंकि MnO2 एक कंपाउंड था ना जिसमें ऑक्सीजन था और वो ऑक्सीजन हट गया तो वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, वेयर एज अगर कोई अगला वाला जो बना होगा H2O बना मान लो, तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, H2O ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो ये जो टर्म है रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे टर्म्स को याद रखना। पुराने टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडेशन को कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और नए टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का और दूसरा मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। लाइक यहाँ पर मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सॉल्यूशंस जिसमें आयन और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हूँ, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स जिस पर्टिकुलर रॉड्स पर, दो रॉड्स होती हैं जिन पर तुम्हारा रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। जैसे ये तुम्हारे पास डैनियल सेल की EMF, डैनियल सेल जो होता था वो बेसिकली जिंक प्लस क्रोमियम को मिला करके बनता था। तो वहाँ पर मैंने EMF भी बताया, EMF भी रेड जो डैनियल सेल का EMF 1.1 होता है, 1.1 वोल्ट होता है, तो वो याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। EMF ऑफ सेल, मैंने यहाँ पे EMF ऑफ डैनियल सेल निकाल के भी दिखा दिया है। तो मैं देखो यहाँ पे कॉपर और जिंक रहा, यहाँ पे भी हम लोगों ने कॉपर और जिंक को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो EMF ऑफ सेल जो होता है वो याद रखना, E राइट हैंड मतलब E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, और एक और टर्मिनोलॉजी बन जाती है E राइट माइनस E लेफ्ट। E नॉट सेल का तीनों फॉर्मूला यहाँ पे रख रखा है और तुम्हें तीनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन जिस पे अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन होता है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका, ई नॉट सेल का। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से वो भी देख लो, कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है। तो देखो भाई मेरे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। भाई मैंने जब तुम 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन नीचे n एज इट इज रहने दो और यहाँ पर इसे सॉल्व करो 96500 को रख के, तो इन चीज़ों को जब तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 0.0529। दैट्स इट, बस यही किया था। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली उठा करके इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी इस फॉर्मूला की, तो इसको हटा देना चाहिए यहाँ से। ऑल राइट, इसको भी हटा देना चाहिए यहाँ से। तो ये समझा दिया मैंने, जो समझाना था इसे पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि तुम्हें उसमें दिक्कत ना दे याद करने के टाइम में। ये शीट तुम्हें जो PDF है वो तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और ऊपर आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल रहा होगा हर पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, जिसमें तुम्हारे सारे के सारे चीज़ें, जैसे अगर मान लो सॉल्यूशन जिस बच्चे ने नहीं किया उसे सॉल्यूशन का मिल जाएगा वहाँ पर आई बटन पे। उसके अलावा वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन के भी वहाँ पर मिल जाएगी। सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर मिल जा रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी हुई है। और जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट ID भी दे रखी है, तो किसी बच्चे को डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हो, वरना फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पूछ करके कन्फर्म कर लो। नेक्स्ट इक्वेशन में मसला हो गया, ये रहा। नेक्स्ट इक्वेशन जो होता है वो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0529 अपॉन एन लॉग सी अपॉन, ओके इसे मिटाने दो यहाँ से, बहुत गौच पौच हो गया भाई। ओके, लॉग प्रोडक्ट अपॉन लॉग रिएक्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से जो इक्वेशन आती है नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग Q, RT अपॉन NF लॉग LN Q है यहाँ पर। इसे वापस से तुम कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT को मतलब तुम लिख दो 8.314 इंटू 900 एंड
298 मिनट गया पूरा यार, इरिटेटिंग चीज़ है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो तुम सारी की सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे 0.059 वाला भी रिलेशनशिप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा था कि हमें लॉग एफ, कई बार वो पूछते हैं लॉग के सी बताओ, लॉग क्यू बताओ, लॉग के बताओ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं वो, तो तुमसे वो पूछते हैं लॉग के की वैल्यू, और कई बार वो के की वैल्यू सिर्फ पूछते हैं, ठीक है। तो के कैसे निकालोगे, वो एंटी लॉग लेकर के बनाओगे। भाई एंटी लॉग का भी वीडियो मैंने ऊपर लगा दिया, वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू 0 होती है, तो उस हिसाब से एक फॉर्मुला हमारा नया बन जाता है, ई सेल इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी, सारी वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द ई सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल गिव्स एनर्जी, ये रिलेशनशिप रहा गिव्स एनर्जी। ये 3 के 3 रिलेशन जो भी मैंने बॉक्सेस बनाए, ये सारे के सारे रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन आता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला भी वो पूछ लेते हैं कि गिव्स एनर्जी और गिव्स एनर्जी और ई सेल में क्या रिलेशनशिप है, तो वो ये रिलेशनशिप दिया रखा है, ठीक है। फॉलो कर लो इसको। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कब होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है, तो जी नॉट भी हो जाएगा जी के इक्वल, ठीक है, जी सेल भी हो जाएगा जी नॉट के इक्वल, तो वो यहाँ से आ जाएगा जी नॉट इज इक्वल्स टू एन एफ आर ई नॉट सेल, एफ की वैल्यू फराड 96500, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाय मेजरिंग ई सेल इक्विलिब्रियम में हम लोग मेजर कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ये फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला आया है, तुम फुल लेक्चर पे भी जाकर के देख सकते हो कैसे हम लोगों ने किया था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैंने निकाल के रखा है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट था, एनसीईआरटी में कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड आया भी है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। कई सारे एलिमेंट्स वो दे देंगे, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिड्यूसिंग हैविंग मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो तुम यहाँ से निकाल सकते हो आराम से रिडक्शन पोटेंशियल को चेक करके। ये पहला स्टॉप है, किसी बच्चों को अगर जिसने इस पर्टिकुलर इसको डाउनलोड किया होगा पीडीएफ को, वो यहाँ रुक सकता है, इससे पहले के सारे फॉर्मुलेस एक बार वो फिर से याद कर सकता है, एंड देन वो कंडक्टिविटी के लिए पार्ट पे आ सकता है। कंडक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें पता होता है क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकने वाली चीज़। हाँ, फ्लो ऑफ करंट को रोकने वाली चीज़ है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो चीज़ रोकती है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। हर पर्टिकुलर एलिमेंट का अपना रेजिस्टेंस होता है, हर पर्टिकुलर कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम ना के बराबर होता है। सेमी कंडक्टर में हल्का फुल्का होता है इलेक्ट्रॉन, हल्की फुल्की कंडक्टिविटी शो करता है। आगे बात समझ में, कंडक्टिंग पार्ट में सबसे पहला चीज़ था रेजिस्टेंस, वो मैंने लिखा दिया। रेजिस्टिविटी याद रखना रो ए अपॉन एल है बेटा, इस ए अपॉन एल को उल्टे करके लिख दो एल अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड सेल कंडक्टेंस, ठीक है, सेल कांस्टेंट जी नॉट। तो इसीलिए मैंने कई बार अभी पीछे भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें कई बार ये फॉर्मूला आया था, तो मैंने कहा था जिस बच्चे को याद होगा एल अपॉन ए क्या होता है वो तो आराम से कर रहा होगा, जिसे नहीं याद होगा वो घर जाए अपने। ये रेजिस्टिविटी है। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, उसे के से डिनोट करते हैं। जी नॉट को हम लोग कहते हैं एल अपॉन ए, जी सेल कांस्टेंट आ गया एल अपॉन ए। यूनिट क्या होती है सेल कांस्टेंट की, याद रखना मीटर इनवर्स। कंडक्टेंस क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, ठीक है। 1 अपॉन आर को हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन रो एल, और उसको लिख सकते हो के ए अपॉन एल। तो ए अपॉन एल क्या है तुम्हारा, इसी को उलट करके तो लिखोगे तो के इंटू जी नॉट भी आ जाएगा फॉर्मूला, जी स्टार भी आ जाएगा फॉर्मूला, बोलो इसी को तो पलट करके इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला आ जाएगा के टाइम्स तुम्हारा सेल कांस्टेंट, 1 अपॉन सेल कांस्टेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट लिख दिया है मैंने, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी भाई मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये रिलेशन, अब तुम्हारे पास सारी की सारी यूनिट्स याद होनी चाहिए, कई बार यूनिट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है वो साइमन मीटर इनवर्स होती है, वेयर एज ओम्स इनवर्स मीटर होती है। महो यूनिट होती थी रेजिस्टेंस की इनवर्स करने पे रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो उसी तरह से कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम या फिर लैम्डा एम पाई एम से भी नोट करते हो, तो लैम्डा एम की वैल्यू होती है कप्पा इंटू ए अपॉन एल। तो वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। और एक फॉर्मूला आता है जब मोलैरिटी गिवन हो, तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा 1000 अपॉन एम, एम इज द मोलैरिटी, एम इज द मोलैरिटी। लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद होनी चाहिए भाई ये सब चीज़ें। क्या है ये, मोलैरिटी, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आते हैं। ओ भाई आते हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसमें बस लैम्डा नॉट एम हो जाता है, जब कंसंट्रेशन 0 को टेंड कर जाएगी तो लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब बनती है जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए, मतलब बहुत सारा डाइल्यूशन कर दो तुम, ठीक है। फ्रॉम देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम नॉट एम, लैम्डा एम की वैल्यू स्लोली इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पे, रिप्रेजेंटेड बाय डीबे-हकल-सोनसैगर इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसका इक्वेशन का वैल्यू ये होता है, कई बार आया कि डीबे-हकल-सोनसैगर इक्वेशन को टिक करिए तो ये रहा, ठीक है। C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, A इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जो ग्राफ आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ तुम देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ऐसा कर्व बनता है भाई मेरा, ये जो कर्व बना ना, ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, ठीक है। इट विल नेवर कट y एक्सिस बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली। तो भाई मेरे वो कंप्लीटली कभी डिसोसिएट नहीं करेगा, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। और ये तुम्हारा जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे जो इसने कट किया है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग लैम्डा नॉट एम कहते हैं। लैम्डा नॉट एम क्या होता था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर पॉइंट की। कॉर्चाल्स लॉ ये कहता है कि भाई जैसे अगर तुम्हारे
एक सॉल्ट को ब्रेक किया है तो वो जितना भी उसका आयंस होगा वो उसके लैम्डा नॉट मतलब मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी इक्वल होने वाली है। जैसे देखो लैम्डा नॉट NaCl स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ, इट सेज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है या फिर KCl इलेक्ट्रोलाइट है तो उसे तुम ऐसा लिख सकते हो लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर इन मान लो कि ये स्टोकियोमेट्री के साथ है तो उसका स्टोकियोमेट्री आगे मल्टीप्लाई होगा N1 N2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा गेस। आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। फ्राइडेज का दो लॉ से एक पहला लॉ होता था तुम्हारा जिसमें वो कहता है कि वेट जो होगा डिपॉजिटेड वेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना करंट उसमें से पास किया। पहले वो कहते थे चार्ज को हटाएं तो Z और Q आ गया, Z और Q को देखो तो Z और I आ गया और T आ गया, Q का वैल्यू होता है ना IT, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला आ गया। और दूसरा लॉ होता है W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला पार्ट। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला नहीं है और सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है अभी हम लोगों ने PY यूज़ किया था वो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, दैट इज कंडक्टेंस वाला पार्ट। कंडक्टेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है वो तुम्हारा नस्ट इक्वेशन वाला है जिसमें मैंने फर्स्ट स्टॉप किया था, वहाँ से आया था। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो तुम्हारा आया था ये कोचल्स लॉ से। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा है। बैटरी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैंने बैटरी को पढ़ा रखा है फुल लेंथ वीडियो में, तुम जाकर के वहाँ से फॉलो कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई करते रहो, तब तक के लिए बाबा टाटा।